भेगो भूत, कुछ डर ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात को नहीं आते। कुछ डर दिन की रोशनी में भी पीछा करते हैं। जब आप भीड़ में होते हो, जब बाजार में होते हो, जब घर में होते हो, और फिर भी लगता है कि कोई है, बस पीछे, बस थोड़ा दूर, बस एक कदम की दूरी पर। मेरा नाम रोहन है, और जो मैंने उस रात देखा वो मैं आज भी नहीं भूला। लोग कहते हैं भूत नहीं होते, मैं भी यही कहता था, लेकिन जो चीज मैंने उस पुराने घर की उस गीली दीवार के सामने देखी, उसके बाद से मैंने यह कहना बंद कर दिया। क्योंकि जो डरता नहीं था वो मैं था, और जो उस रात डरा वो भी मैं ही था। यह अक्टूबर का महीना था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में मेरी नानी का गांव था, भटपुरवा। नाम सुनने में जितना अजीब लगता है, जगह भी उतनी ही अजीब थी। 300 घरों का गांव, एक कच्ची सड़क, बिजली कभी आती कभी नहीं, और रात होते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता था। मैं लखनऊ से आया था, छुट्टियां थीं, नानी बीमार थीं, मां ने कहा चला जा। मैं उस वक्त 22 साल का था, पहले साल की नौकरी, पैसे कम, मन हल्का। सोचा 4 दिन नानी के पास बिताऊंगा, वापस आ जाऊंगा। लेकिन उस गांव ने मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दिया। बस से उतरा तो शाम के 5 बज रहे थे। आसमान में नारंगी रोशनी थी जो धीरे धीरे भूरी होती जा रही थी। नानी का घर गांव के पूरब की तरफ था। रास्ते में एक पुरानी हवेली पड़ती थी, बंद, जर्जर, दरवाजे टूटे हुए। गांव के बच्चे उस हवेली के पास नहीं जाते थे। मैंने पूछा तो नानी के पड़ोसी काका ने कहा, वो भेगो वाली हवेली है बेटा, उसके पास मत जाना। भेगो? मैंने पूछा। काका ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें हटा लीं। उस रात मैं नानी के पास बैठा था। वो बुखार में थीं, कमजोर। मैं उनका हाथ पकड़े बैठा था। कमरे में एक पुरानी मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही थी। बिजली उस रात गई हुई थी। नानी ने आंखें खोली, मुझे देखा और बहुत धीरे बोली, रोहन, उस हवेली में मत जाना। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं जाऊंगा नानी। उन्होंने मेरा हाथ और कसकर पकड़ा। सच में मत जाना। उनकी आंखों में कुछ था, डर नहीं, कुछ और, जैसे कोई पुरानी याद हो जो वो भूलना चाहती थी पर भूल नहीं पाई। मैं रात को उनके पास ही सो गया, लेकिन नींद नहीं आई। बाहर हवा थी, पत्तों की सरसराहट थी, और बीच बीच में एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई दूर से चल रहा हो। पैरों की धीमी लेकिन लगातार आवाज। मैं उठकर खिड़की के पास गया। अंधेरा था, गांव सोया हुआ था, और दूर उस टूटी हवेली की दिशा में एक हल्की रोशनी थी, बस एक पल के लिए, और फिर गायब। मैंने सोचा कोई जानवर होगा या कोई लड़का। मैं वापस लेट गया, पर उस रात नींद नहीं आई। अगला दिन सुबह हुआ तो गांव जागा, मुर्गे बोले, बच्चे निकले, लेकिन मेरे जहन में वो रोशनी थी। मैं नाश्ते के बाद काका के पास गया। वो कुएं के पास बैठे बीड़ी पी रहे थे। काका, भेगो कौन था? काका ने लंबी सांस ली, बीड़ी नीचे रखी और बोले, बैठ। मैं बैठ गया। ये बात 50 साल पुरानी है, काका ने शुरू किया। उस हवेली में एक आदमी रहता था, बेगराज। गांव वाले उसे भेगो कहते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा गीला रहता था। बारिश हो या धूप, उसके कपड़े हमेशा भीगे हुए, चेहरे से पानी टपकता था। हाथ छुओ तो ठंडे और नम, जैसे वो कभी सूखा ही ना हो। मेरी रीढ़ में एक हल्की सिहरन उठी। वो अकेला रहता था, काका ने जारी रखा। कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। दिन भर हवेली में बंद, रात को निकलता था और तालाब के पास बैठता था, घंटों, जैसे कुछ सुन रहा हो। फिर मैंने पूछा। काका चुप रहे थोड़ी देर। फिर एक रात वो तालाब में डूब गया। कुछ कहा नहीं, कुछ बताया नहीं। बस सुबह उसकी लाश पानी के ऊपर तैर रही थी, मुंह नीचे, कपड़े सूखे। मैंने सुना, कुछ समझ नहीं आया। कपड़े सूखे? मैंने दोहराया। हां, काका ने कहा। तालाब में मरा था, पर कपड़े एक बूंद गीले नहीं। तब से लोग कहते हैं भेगो उस हवेली में है, जो उसकी हवेली में जाता है वो गीला होकर निकलता है। मैं हंसा। काका, यह सब अंधविश्वास है। काका ने मुझे गौर से देखा। रोहन, 3 साल पहले तेरे मामा का बेटा आया था, वही बोला। अंधविश्वास है। रात को उस हवेली में गया, सुबह हम उसे वहां से निकाल कर लाए। तो काका की आवाज धीमी हो गई। वो कुछ नहीं बोला, न उस रात का न उसके बाद का, बस भीगा हुआ था पूरा। और बाहर पूरी रात बारिश नहीं हुई थी। उस दोपहर में बहुत देर तक चुप रहा, और उस रात मैंने फैसला किया,
मुझे उस हवेली में जाना था। रात के 11 बजे। नानी सो चुकी थी। गांव शांत था। आसमान में बादल थे। चांद कभी कभी दिखता, कभी ढक जाता। मेरे हाथ में मोबाइल था, टॉर्च चालू। मैं उस कच्ची सड़क पर चल रहा था जो उस हवेली की तरफ जाती थी। पैरों के नीचे सूखी मिट्टी थी। हवा चल रही थी, ठंडी धीमी। पेड़ों की छाया रास्ते पर पड़ रही थी। हवेली का दरवाजा आधा खुला था। लकड़ी सड़ी हुई थी, टिका टूटा हुआ था। दरवाजे पर जहां तहां काई जमी हुई थी। मैंने धकेला, छर्र की आवाज आई। अंदर घुसा। अंदर की हवा बाहर से अलग थी, भारी, नम, जैसे किसी बंद कमरे में पानी भरा हो और दरवाजा खोलो तो वो नमी बाहर आए। लेकिन यहां कोई दरवाजा नहीं था। टॉर्च की रोशनी में दीवारें दिखीं, गीली थीं पूरी तरह, ऊपर से नीचे तक, जैसे बारिश हुई हो। लेकिन छत देखी, कहीं कोई रिसाव नहीं। पैर के नीचे फर्श था, गीला। मैंने नीचे देखा, मिट्टी का फर्श था और उस पर पानी था, पतली परत, जैसे किसी ने हाल ही में पानी डाला हो। मेरे जूते भीगने लगे। मैंने आगे कदम बढ़ाया। कमरा बड़ा था। एक पुरानी खाट एक कोने में पड़ी थी। उसकी रस्सियां सड़ चुकी थीं। एक टूटा हुआ अलमारी था। दीवार पर एक धुंधली तस्वीर थी, पर शीशा इतना धुंधला था कि कुछ नहीं दिखा। और फिर आवाज आई, टप टप टप, पानी गिरने की आवाज। मैंने ऊपर देखा, छत से कुछ नहीं गिर रहा था। आवाज अंदर से आ रही थी, अगले कमरे से। मेरे दिल की धड़कन बढ़ी। मैंने खुद को रोका। रोहन, ये पुरानी हवेली है, पानी कहीं से रिस रहा होगा, कोई पाइप होगा, कुछ नहीं है। मैं अगले कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। लकड़ी की पुरानी कुंडी थी। मैंने खोली, अंदर घुसा और रुक गया। वो कमरा ठंडा था, बाहर से ज्यादा। इतना ठंडा कि मेरी सांस सफेद धुएं की तरह निकली। अक्टूबर की रात थी, लेकिन इतनी ठंड नहीं थी। कमरे के बीच में फर्श पर पानी का एक छोटा सा गड्ढा था। उसमें पानी भरा था, एकदम साफ, जैसे किसी ने अभी अभी ताजा पानी डाला हो। और उस पानी में एक चेहरा था। मैंने झुककर देखा, मेरा अपना चेहरा। मैं एक पल को राहत महसूस किया, रिफ्लेक्शन है। लेकिन तभी मेरा चेहरा उस पानी में मुस्कुराया। और मैं नहीं मुस्कुरा रहा था, मेरे पैर जम गए, पूरा बदन। एक पल में जैसे किसी ने रक्त को बर्फ में बदल दिया हो। उस रिफ्लेक्शन ने धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाईं और सीधे मेरी आंखों में देखा। मैं पीछे भागा, मैं दौड़ा, पहला कमरा पार किया, दरवाजा पार किया, बाहर निकला। ठंडी हवा लगी। मैं सड़क पर आ गया। सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। मोबाइल टॉर्च अभी भी जल रही थी। मैं 2 मिनट वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे सांस नॉर्मल हुई। मैंने खुद से कहा, रिफ्लेक्शन था, पानी की सरफेस थी, टॉर्च की रोशनी थी। दिमाग ने ट्रिक किया। मुझे यकीन दिलाना था खुद को, और यकीन आ भी गया। लेकिन तभी मैंने महसूस किया, मेरे कपड़े गीले थे पूरे, जबकि मैं सिर्फ उस गीले फर्श पर कुछ मिनट चला था। जूते गीले, ठीक है, लेकिन शर्ट, कंधे, पीठ। मैंने हाथ से शर्ट छुई, एकदम भीगी, जैसे बारिश में खड़े रहे हों। मैंने आसमान देखा, बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। मैं तेज कदमों से नानी के घर की तरफ चला। घर पहुंचकर कपड़े बदले, खाट पर लेट गया। दिमाग में उस रिफ्लेक्शन की मुस्कान थी। नींद नहीं आई। आधी रात को ठीक 12 बजे के आसपास मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ 3 शब्द थे, भीग गया क्या। मेरे हाथ कांपे। मैंने नंबर कॉल किया, बंद था। मैंने उस नंबर को सर्च किया, कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं रात भर जागता रहा। सुबह जब उजाला हुआ और गांव जागा, मैंने सबसे पहले काका को ढूंढा। उन्हें वो मैसेज दिखाया। काका ने फोन देखा, लंबे वक्त तक चुप रहे, फिर बोले, रोहन, यह नंबर किसका है, तुझे पता है? मैंने कहा, नहीं, यह भेगो का तालाब वाला नंबर है। मैं हंसा। काका, यह बकवास है, 50 साल पहले का आदमी था, उसके पास मोबाइल कहां था? काका ने कहा, मैंने यह नंबर कहां से जाना, वो मत पूछ, बस इतना जान, जिसको भी यह मैसेज आया है उसे दोबारा उस हवेली के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? काका की आंखों में एक पुरानी थकान थी। क्योंकि भेगो जब किसी को चुनता है तो वो एक बार नहीं आता, वो तब तक आता है जब तक वो आदमी पूरा भीग न जाए। मैंने पूछा, पूरा भीगने का मतलब? काका ने कहा, पूरा भीगने का मतलब अंदर से।
मैं उस दिन नानी के घर में बंद रहा। दोपहर ढली, शाम आई। नानी थोड़ी ठीक लग रही थी। मैंने उनसे पूछा, नानी, भेगो के बारे में आप क्या जानती हैं? नानी एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, तू गया था वहां? मैं चुप रहा। नानी ने आंखें बंद की। मुझे पता था, इसीलिए मैंने मना किया था। नानी, वो रिफ्लेक्शन थी, दिमाग का ट्रिक था। रोहन, नानी ने बहुत शांत आवाज में कहा, तेरे दादा भी यही कहते थे 50 साल पहले। मैं सुनता रहा। तेरे दादा जवान थे, उन्होंने भी उस हवेली में रात गुजारी थी। उन्होंने भी देखा था वो पानी, वो चेहरा। उन्होंने भी कहा था ट्रिक है, दिमाग है। फिर क्या हुआ? नानी की आंखें भर आईं। फिर वो 3 दिन बाद गांव के तालाब पर गए, रात को, अकेले, और कभी वापस नहीं आए। मैं सुन्न हो गया। नानी, मुझे माफ करना, मैंने तुझे पहले पूरी बात नहीं बताई। मुझे लगा तू आएगा नहीं उस हवेली के पास। उस रात मैं नहीं सोया। 11 बजे तक मैं जागता रहा, 12 बजे, और फिर मेरे पांव खुद ब खुद उठे। मुझे याद है, मैंने कहा था अपने आप से, मत जाओ मत जाओ, लेकिन पांव चल रहे थे जैसे वो मेरे नहीं थे। मैं बाहर निकला। ठंडी हवा लगी, आसमान में बादल थे, सड़क पर अंधेरा था, और मेरे पांव उस हवेली की तरफ नहीं, तालाब की तरफ जा रहे थे। मैंने रोकने की कोशिश की, पसीना आने लगा बदन पर, हाथ कांप रहे थे, दिमाग चिल्ला रहा था, रुको रुको, लेकिन पांव नहीं रुके। तालाब पास आता जा रहा था, और तभी नानी की आवाज आई, रोहन। मेरे पांव रुके, जैसे किसी ने धागा खींचा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। नानी खड़ी थी, कमजोर, बुखार में, लेकिन खड़ी थी। उनके हाथ में एक पुरानी माला थी। वो बोली, वापस आ। मैंने एक कदम उनकी तरफ बढ़ाया, जैसे किसी बंधन से मुक्त हुआ हो, और उसी वक्त तालाब की तरफ से एक आवाज आई, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, रोहन, मेरी अपनी आवाज में। मैं दौड़ा नानी के पास, उनके गले लग गया। नानी ने माला मेरे हाथ में दे दी, और बस उस रात कुछ नहीं हुआ। अगले दिन मैं लखनऊ वापस आ गया। नानी ने विदाई में सिर्फ एक बात कही, वो तालाब वाला आवाज, वो तेरी अपनी नहीं थी, वो भेगो की थी। वो हर उस इंसान की आवाज में बोलता है जिसे वो खींचना चाहता है। और दादा को नानी चुप रही, बस इतना कहा, उनके पास कोई नहीं था उस रात।